हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, अगर आप 2025 में अपना करियर डेटा साइंस में बनाना चाह रहे हैं, डेटा साइंस को पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें ये समझ नहीं आ रहा, तो फिर ये वीडियो और ये आज की क्लास बिल्कुल आप ही के लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रोड मैप टू लर्न डेटा साइंस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि डेटा साइंस की शुरुआत एक बिगिनर को कहाँ से करनी है और उसको कितनी पढ़ाई करनी है, कितना उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी उसे अपनानी है, और भी बहुत कुछ आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं रोड मैप टू लर्न डेटा साइंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को, जो कि है रोड मैप टू लर्न डेटा साइंस। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले हम जो जानेंगे वो जानेंगे डेटा साइंस के बारे में, कि डेटा साइंस क्या होती है। ठीक है, देखिए ये जो है हमारी फाउंडेशनल सीरीज की आखिरी क्लास है। फाउंडेशनल सीरीज का मतलब, अगर आपने मेरी जो पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो शुरुआत की है वो एक फाउंडेशनल सीरीज से करी है, कि जो भी एस्पिरेंट, जो भी बिगिनर डेटा साइंस को सीखना चाह रहा है, उसने अपना करियर बनाना चाह रहा है 2025 में, लेकिन उसने पहले कभी भी डेटा के बारे में नहीं समझा है, या फिर वो एक नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हो सकता है कोई भी एस्पिरेंट, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्टार्ट किया है एक फाउंडेशन सीरीज, जिसमें मैंने डेटा साइंस से पहले ये समझाने की कोशिश करी है कि डेटा क्या होता है। तो मैंने कुछ इसी बेसिक से अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट किया है। तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वो है डेटा के ऊपर, कि डेटा क्या होता है, कंप्लीट डिटेल में मैंने उसमें बात की हुई है। और उसके बाद फिर मैंने बात की है डेटाबेसिस के बारे में, और आज हम बात करेंगे रोड मैप टू लर्न डेटा साइंस के बारे में। तो ये जो 3 क्लासेस है इसको मिला के, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर ये 3 क्लास अगर बच्चा अच्छे से समझ लेता है, अच्छे से पढ़ लेता है, तो आगे आने वाली क्लासेस उसके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि इससे, इस क्लास से, चलो अभी तो आप देख रहे हैं इस क्लास को, लेकिन अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो और आपके जो आने वाली जो हमारी क्लासेस है, उसमें कोई आपको समस्या ना आए। ठीक है? तो इसमें हम बात करेंगे आज के एजेंडे में डेटा साइंस के बारे में, कि डेटा साइंस क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा साइंस के बारे में, कि डेटा साइंस का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है आज के समय में, क्यों इतना हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इन सब चीज़ों की बातें हो रही है, तो कुछ स्कोप है भी या नहीं, ये सब हम इस स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन डेटा साइंस, कि डेटा साइंस में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कौन कौन सी है उसके बारे में हम जानेंगे। और फोर्थ नंबर पे हम फिर रोड मैप को समझेंगे, कि एक बिगिनर के लिए डेटा साइंस को सीखने का क्या सही रोड मैप होगा, कि वो अपनी जो जर्नी है वो बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ले जा सके। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, कि अगर आप डेटा साइंस पढ़ रहे हैं और उसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं या बनाना चाहते हैं, तो आपको किन किन स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डेटा साइंस की डेफिनेशन के बारे में, कि डेटा साइंस की डेफिनेशन क्या है। मैं चाहता हूँ डेटा साइंस की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक बार फिर से डेटा की डेफिनेशन बता दूं। वैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डेटा के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया है, काफ़ी डिटेल में हमने बात करी है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपकी फाउंडेशन मजबूत हो, ताकि आने वाली क्लासेस जब भी हमारी जो भी आएगी ना, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना? तो डेटा क्या है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड ये जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है ये हमें कहीं से भी मिल सकती है, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें कहीं से भी हम ले सकते हैं, ये किसी भी मेजरमेंट से ले सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन ये किसी भी ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं, ये हम किसी भी रिसर्च या एनालिसिस से भी ले सकते हैं। तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? डेटा है।
अब डेटा क्या कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हमें मिल सकता है। ये किसी टेक्सचुअल फॉर्म में मिल सकता है, ये किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल सकता है, ये किसी फिगर्स की फॉर्म में मिल सकते हैं, ग्राफ, चार्ट, इवन हमारी ऑडियो और वीडियो फाइल भी एक डेटा है, ठीक है। और अगर हम डेटा के टाइप्स की बात करें तो स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, तो ये कुछ टाइप्स है डेटा के जिनके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल में बात की है फर्स्ट वीडियो में, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये तो था डेटा के बारे में। अब हम बात करते हैं डेटा साइंस के बारे में कि भाई डेटा साइंस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि डेटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ collecting, organizing, and analyzing large amount of information to find patterns, make prediction and solve real world problem। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि डेटा साइंस क्या है, वो एक प्रोसेस है। क्या, किस चीज का प्रोसेस है? कलेक्ट करने का, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का और एनालाइज करना, एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को, ठीक है, जिससे हम पैटर्न्स को फाइंड कर सके, प्रिडिक्शंस कर सके और अपनी रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सके। डेटा क्या था? वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन था। और डेटा साइंस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम उस इंफॉर्मेशन को पहले तो कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और बाद में हम उसे एनालाइज करते हैं ताकि हम पैटर्न्स को फाइंड कर सके, प्रिडिक्शंस निकाल सके और अपने रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर सके। अब इसमें लिखा है फाइंड पैटर्न, मेक प्रिडिक्शन एंड सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। क्या मतलब हुआ? देखिए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का क्या मतलब, जो हम अपनी जो मौजूदा हमारी प्रॉब्लम्स है, हम कैसे उसको डेटा साइंस की मदद से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक एप्लीकेशन है जो कि है जैसे नेटफ्लिक्स है, ठीक है, मूवीज का, जिसमें हम शोज मूवीज वगैरह देखते हैं नेटफ्लिक्स का। तो उसमें मान लीजिए हमें पसंद है हॉरर मूवी या फिर कॉमेडी मूवी, और हम बार बार अब उस एप्लीकेशन में बार बार इसी तरीके की कंटेंट को देखते हैं। तो नेटफ्लिक्स क्या करता है कि वो हमारे पैटर्न्स को फाइंड करता है कि ये जो पर्टिकुलर यूजर है ये बार बार हॉरर मूवीज को ज्यादा देख रहा है या फिर कॉमेडीज मूवीज को ज्यादा देख रहा है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, रिकमेंड भी वैसे ही करता हूँ ताकि ये मेरे एप्लीकेशन पे जो समय है वो और ज्यादा बिताए और मेरे इस एप्लीकेशन को यूज करे। तो है ना एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक तरीका। तो इसमें क्या है, इसमें डेटा को कलेक्ट करके उसने ऑर्गेनाइज किया, फिर एनालाइज किया और उसने फिर एक पैटर्न निकाला कि भाई अगर ये यूजर, पर्टिकुलर यूजर अगर इस तरह का कंटेंट देख रहा है तो मैं उसको वैसा ही कंटेंट उस पर दिखाऊं ताकि वो मेरा यूजर जो है वो उस पर बना रहे और जो मेरा एप्लीकेशन है उसको यूज करे, ठीक है। तो इससे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व होती है। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, जैसे अमेजन हुआ या फिर फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है, तो अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे पैटर्न के या फिर शॉपिंग बिहेवियर के मदद से ही हमारे को सजेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए मुझे आईफोन, बार बार अगर मैं आईफोन को सर्च कर रहा हूँ कि भाई मुझे आईफोन 14, 15 या 16 देखना है, तो वो क्या करता है कि वो मेरा पैटर्न को फाइंड कर लिया, उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये बंदा आईफोन यूजर को ज्यादा रिकमेंड कर रहा है और उसी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स को बार बार देख रहा है, तो वो भी मुझे वैसे ही सजेशन करता है, ठीक है। आपने आई होप ऐसा कई बार देखा भी होगा। यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब पर भी ऐसे होता है कि मान लीजिए अगर हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस पे अगर हम उस पर बार बार कंटेंट को देख रहे हैं तो वो भी हमारी जो फीड्स है उस पर बार बार एजुकेशन रिलेटेड ही वीडियोस उस पर आती है। तो ये सब क्या है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक फाइंड पैटर्न्स की जो टेक्नोलॉजी है वो यही चीज है जिसमें डेटा साइंस की मदद से वो चीज सोल्व हो पा रही है, ठीक है। तो यही मतलब है फाइंड पैटर्न का। मेक प्रिडिक्शन का क्या मतलब है? मेक प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ह्यूज अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो आप उस डेटा की मदद से आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। अब प्रिडिक्शन में अगर हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ले तो वो है एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर हम ले तो एक हॉस्पिटल है, उसमें एक पर्टिकुलर कोई भी पेशेंट है और उसका डाटा है उस हॉस्पिटल के पास, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई आने वाले समय में ये प्रॉब्लम इस पेशेंट को, इस पर्सन को हो सकती है, क्योंकि
उस हॉस्पिटल के पास उसका डेटा था, पूरा हेल्थ रिकॉर्ड्स था, तो वो फाइंड कर सकता है कि भाई आने वाले समय में ये समय आने वाले समय में ये प्रॉब्लम इस पेशेंट के साथ हो सकती है, तो उसने एक प्रिडिक्शन भी कर डाली, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है, और डेटा से ही आप पैटर्न को फाइंड भी कर सकते हैं और प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व भी कर सकते हैं। और इसी चीज की जो साइंस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो यही जो प्रोसेस है यही हमारा डेटा साइंस कहलाता है। आई होप आपको डेटा साइंस की डेफिनेशन अच्छे से समझ आई हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा साइंस के बारे में कि डेटा साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में कि डेटा साइंस इज शेपिंग द फ्यूचर बाय पावरिंग स्मार्टर डिसीजन, ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस and driving innovation in nearly every field, whether in business, healthcare, finance, or technology. It is revolutionizing the way we solve problem and create value. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि डेटा साइंस केवल आज के समय में एक टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि ये एक रेवोल्यूशन है। इस रेवोल्यूशन ऐसा रेवोल्यूशन है जिसमें आज हम स्मार्ट डिसीजन ले पा रहे हैं, हम कैपेबल है स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए, हम कैपेबल हो पा रहे हैं कि हम चीजों को ऑटोमेट कर सके, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार का, जिसमें बिना ड्राइवर के कार अपना आप ऑपरेट हो रही है, अपना आप डिसीजन ले पा रही है और वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये एक ड्राइविंग इनोवेशन में भी इसका काफी अच्छा योगदान है। फॉरेन कंट्री में ये विदाउट ड्राइवर जो कार है, सेल्फ ड्राइविंग जो कार है, तो ये काफी पॉपुलर है, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? डेटा साइंस और एआई की वजह से, ठीक है। अच्छा, ये जो है हर फील्ड में यूज हो रहा है। इसका यूज जो है बिजनेस में भी हो रहा है, इसका जो यूज है वो हेल्थ केयर में भी हो रहा है, इसका जो यूज है फिनेंस में भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज का जो यूज है वो हर फील्ड में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से एक ऐसा रेवोल्यूशन आया है कि जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हैं और क्रिएट कर पा रहे हैं, हम इनोवेट कर पा रहे हैं कोई भी नई चीजों को, ठीक है। अब इसके आ जाने से हम डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी हो रही है, हम अच्छे से डिसीजन ले पा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। इनहैंस बिजनेस एफिशिएंसी, बिजनेस में बढ़ावा दे रही है, बिजनेस को प्रोडक्टिव बना रहा है, इसके आ जाने से इफेक्टिव बना रहा है एआई, ताकि कोई भी जो बिजनेस है वो टाइम सेविंग कर सके, रिसोर्स सेविंग कर सके, मनी सेविंग कर सके, अपना जो काम है वो फास्ट कर सके, ठीक है। तो इसके आ जाने से बिजनेस पे भी काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स का, मैंने आपको बताया कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो अपने कस्टमर का जो डेटा है उसको एनालाइज करती है, उसमें पैटर्न फाइंड करती है, जिससे उसके इच्छा के अनुसार जो इस चीज को वो सर्च कर रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर यूजर, चाहे वो स्पोर्ट्स आइटम हो या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम हो, तो उसको वैसे ही रिकमेंड करके उसको बार बार सजेस्ट करती है कोई भी कंपनी, जिससे सेल जो है वो ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट यहाँ से देखने को मिल रहा है। फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड में भी एआई का काफी अच्छा योगदान है, जिसमें फ्रॉड डिटेक्शन जैसे और सिक्योरिटी जैसे कंसर्न को इसने काफी हद तक दूर किया है। एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर में भी इसका काफी अच्छा योगदान है। आप देख रहे हो कि काफी सारे जो हॉस्पिटल है उसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजीज का, एआई का यूज होने लग गया है, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, इसमें जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक ई कॉमर्स का ही, जिसमें जैसे बिग बिलियन डे जैसे फ्लिपकार्ट की आती है ना, तो उसमें हम ये पता लगाते हैं कि आने वाले जब हम ये लॉन्च करती है कोई भी कंपनी, तो किन किन चीज़ों, किन किन प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ताकि उनकी जो लॉजिस्टिक है या जो वेयर हाउस में जो सामान है हमें आगे कितना यूज हो सकता है, ठीक है, और उसकी फास्ट डिलीवरी भी हो, ताकि एक कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक जो है इसमें यही है कि ताकि कस्टमर का जो
जो यूज़ करने का, मतलब जो कस्टमर यूज़ कर रहा है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, तो उसका यूज़ करने का जो तरीका है वो आसान हो जाए और यूज़र फ्रेंडली हो जाए, ताकि यूज़र को जो वो सामान जो आइटम जिसको चाहिए, जो प्रोडक्ट उसको चाहिए, वो टाइम पे मिले और शॉर्टेज भी ना हो किसी कंपनी के पास कि भाई इस चीज़ की शॉर्टेज हो चुकी है। तो एआई ने उस चीज़ को भी काफ़ी हद तक दूर किया है, ठीक है? मेकिंग सेंस ऑफ बिग डाटा, मेकिंग सेंस ऑफ बिग डाटा का मतलब ये है कि काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं, आज जैसे हम देख रहे हैं कि हर जगह डेटा ही डेटा है। जैसे आप सोशल मीडिया का ही डेटा देख लो, एक मतलब हर दिन हर बार ये देखा जा रहा है कि पेटाडाइट्स में भी डेटा जनरेट होने लग गया है, ठीक है? तो इतने बड़े जो डेटा, जो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ जो डेटा है, उसको केवल स्टोर करना ही काफी नहीं, उस डेटा में से, उस रॉ डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के, इनसाइट्स निकाल के बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो ये बिग डाटा में भी इसका काफी योगदान रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिग डाटा की वजह से, जब हमारे पास बिग डाटा आ गया है, ठीक है? तो वही है कि इसमें जितना हमारे पास डेटा होगा, हम उतनी अच्छे से ये वर्क करता है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा साइंस की, डेटा साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, और आने वाले फ्यूचर में जब आज इतना अच्छा ये काम कर रहा है, तो आने वाले कुछ सालों में ये की और ये जो डेटा साइंस का रेवोल्यूशन है, ये और कितना अच्छा कर सकता है, ठीक है? तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं अब हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में, कि डेटा साइंस में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। तो देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होने का मतलब ये है कि डेटा साइंस केवल एक सिंगल फील्ड नहीं है, इसमें मल्टीपल डिसिप्लिन, मतलब मल्टीपल, मैं कहता हूँ जैसे सब्जेक्ट्स को लिया गया है। जैसे मैथ्स को इसमें लिया गया है, स्टैटिक्स को इसमें लिया गया है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग को इसमें लिया गया है, ठीक है? और मशीन लर्निंग एआई को लिया गया है, ठीक है? डेटा इंजीनियरिंग बिग डाटा को इसमें लिया गया है, और डोमेन एक्सपर्टीज को इसमें लिया गया है। डोमेन एक्सपर्टीज का क्या मतलब है? डोमेन एक्सपर्टीज का मतलब ये है कि अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, या फिर हेल्थ केयर में आप अपना कोई काम कर रहे हो, या फिर मार्केटिंग में अपना कोई काम कर रहे हो, और उसमें डेटा साइंस को अगर यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी जो फाइनेंस रिलेटेड जो नॉलेज होगी, या हेल्थ केयर रिलेटेड जो नॉलेज होगी, या मार्केटिंग रिलेटेड जो नॉलेज होगी, उसकी जो एक्सपर्टीज है, आप उसमें जब उसमें इन्वॉल्व करते हो और डेटा साइंस को कंबाइन करते हो, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको, तो वही चीज हमारी डोमेन एक्सपर्टीज कहलाती है, ठीक है? तो इसमें केवल डेटा साइंस एक सिंगल फील्ड ही नहीं, बल्कि मल्टीपल डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। अब जिस इसकी जो नेचर है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो नेचर है डेटा साइंस का, इसकी वजह से ही आज ये मोस्ट वर्सेटाइल है आज के समय में डेटा साइंस, और काफी इम्पैक्टफुल है, ठीक है? काफी आज के टाइम पे काफी इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो अब जैसा हमने बात करी कि इसमें कौन कौन सी डिसिप्लिन है, इसमें मैथ्स और स्टैटिक्स का इसमें हम यूज करते हैं, ये भी एक फील्ड है, ठीक है? कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग की फील्ड को हम इसमें यूज करते हैं, जिसमें हम कोडिंग के बारे में बात करते हैं, पाइथन, आर, ठीक है? नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है? इस पे हम ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो डेटा साइंस को और इंप्रूव करता है। डोमेन एक्सपर्टीज क्या होगी? अभी हमने बात करी मशीन लर्निंग एंड एआई का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। इसमें हम सुपरवाइज, अनसुपरवाइज लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब चीजों को पढ़ते हैं, आगे भी देखेंगे इसको। और डेटा इंजीनियरिंग और बिग डेटा का भी काफी इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सब मल्टी डिसिप्लिनरी सब फील्ड के कॉम्बिनेशन से ही आज के समय में डेटा साइंस एक वर्सेटाइल है और इम्पैक्टफुल है, ठीक है? तो यही जो चीज है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में, कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है डेटा साइंस में। तो यही चीज इसमें बताई गई है। आई होप आपको ये चीज समझ भी आई होगी। तो चलिए पढ़ते हैं रोड मैप ऑफ डेटा साइंस के बारे में, कि डेटा साइंस को सीखने का एक सही रोड मैप क्या है, और हमें कैसे डेटा साइंस में अगर हमें अपना करियर बनाना है, तो हमें कैसे एक रोड मैप को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम अपनी जो डेटा साइंस की एक जर्नी, जो कि एक बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम ले जा सकते हैं, तो उसी के ऊपर ये एक डेटा साइंस का रोड मैप है। तो इसको देखते हैं। जैसे स्टेज 1 में हमने प्री रिक्विजिट को रखा है। प्री रिक्विजिट का मतलब कि हमने इसमें मैथ्स को पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे, जिसमें हम या तो पाइथन या फिर आर का यूज कर सकते हैं, ठीक है? डेटाबेस की नॉलेज,
के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, वर्जन कंट्रोल जिसमें हम गिट और गिटहब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट है जो हमारे को फुलफिल करनी है अगर हमें डेटा साइंस को सीखना है तो शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग से, ठीक है। दो लैंग्वेज है इसमें हम यूज करते हैं, या तो हम पाइथन का यूज कर सकते हैं या फिर हम आर का यूज कर सकते हैं। आर जो लैंग्वेज है वो यूज होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या रिसर्च के लिए, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो करते हैं पाइथन का। लेकिन क्या बहुत सारे यूजर ऐसे भी हो गए कि जिनको पाइथन नहीं आती और लैंग्वेजेस आते हैं, तो क्या हम उसका यूज कर सकते हैं? हाँ यार, कर सकते हो, लेकिन पाइथन को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसमें काफी इनबिल्ट लाइब्रेरीज हमारे को मिल जाती है जो हमारे को पाइथन में जब हम वर्क करते हैं तो डेटा साइंस सीखने में काफी मददगार होती है, ठीक है। और इजी भी है, ठीक है, काम करना इसमें काफी इजी भी है। और इसमें हम पढ़ते हैं पाइथन सिंटैक्स एंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, इसको पढ़ेंगे। आने वाली क्लास में से मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग पर ही है, और जो हमारी फाउंडेशन सीरीज की ये आज आखिरी क्लास है, जिसमें मैंने आपको डेटा के बारे में बताया, डेटा बेसिस के बारे में बताया। आज जो ये क्लास है, ये रोड मैप ऑफ डेटा साइंस है। तो ये कि फाउंडेशन तो आपकी अब यहाँ से, अगर आपने ये 3 वीडियो देख लोगे तो फाउंडेशन तो आपकी यहाँ से मजबूत हो ही जाएगी। अब हम प्रोग्रामिंग के ऊपर ही बात करेंगे। अब हम पर्टिकुलर पाइथन भी पढ़ेंगे आगे आगे, जो हमारे जो ये रोड मैप है इसको पूरे अच्छे से फॉलो भी करेंगे, ठीक है। तो पाइथन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम पाइथन सिंटैक्स एंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो ये थी हमारा स्टेज 2 पाइथन प्रोग्रामिंग की। स्टेज 3 है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें मीन, मीडियन, मोड के बारे में हम बात करेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ठीक है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स विद मैथ, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है स्टेज 3, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। स्टेज 4 में हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग के बारे में, जिसमें हम नंपाई के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन में लाइब्रेरीज होती है, तो जो हमारे काम को और अच्छे से एफिशिएंट वे में करती है, जिसमें नंपाई, जिससे मैंने आपको बताया, ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। पांडास, ये भी एक लाइब्रेरी है जो कि डाटा हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग में काम आती है। डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, फीचर इंजीनियरिंग या सिलेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टेज 4 है जिसमें हम डेटा हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टेज 5 में हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग की, जिसमें हम मैटप्लोटलिब, बिल्कुल ये भी एक लाइब्रेरी है डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। एडवांस में जाएगा तो हम सीबॉन को पढ़ेंगे, ठीक है, प्लॉटली को पढ़ेंगे। और अगर हमारे को और एडवांस में जाना है तो हम डैशबोर्ड क्रिएशन जैसे टैबल्यू, पावर बीआई को भी इसमें पढ़ते हैं, ताकि कोई भी एक जो भी एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम होगी हम उसको विजुअलाइज करके उसमें डिसीजन ले पाते हैं। अब इसमें वर्ड है स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है कि आप मान लीजिए आपको पता है कि कौन से फीचर में क्या चीज थी, ठीक है। आप एक टेक्निकल बंदे जब इतना पढ़ लेते हैं तो आप एक टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन आप जिसके लिए बना रहे हैं कि जिस बिजनेस प्रॉब्लम के लिए आप कोई चीज विजुलाइज कर रहे हैं और उसको सोल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो सेकंड पर्सन है वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, उसको ये चीजें नहीं पता। तो आपको स्टोरी टेलिंग भी आना चाहिए कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ठीक है। आप उसको इजीली विजुलाइज करके उसको बता सकते हो। तो स्टोरी टेलिंग स्किल्स भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज है स्टोरी टेलिंग का। 6th स्टेज पे हम बात करेंगे मशीन लर्निंग एंड बेसिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में। साइकिट लर्न, ये भी एक लाइब्रेरी है जो कि हम पाइथन में यूज करते हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग जैसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। मॉडल इवेल्यूएशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जिसमें ग्रिड सर्च सीवी, रैंडमाइज सर्च सीवी, ठीक है। इन सब टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के बारे में हम इसमें मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे, ठीक है। 7th जो हमारे स्टेज है वो है एडवांस्ड मशीन लर्निंग, जिसमें हम डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशनल रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग का एक एडवांस टॉपिक है जिसे हमें 7th स्टेज में कंप्लीट करना है। 8th जो स्टेज है वो है डीप लर्निंग एंड एआई की, जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क्स को पढ़ते हैं, परसेप्ट्रॉन, एक्टिवेशन फंक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च,
का यूज़ करते हैं हम इसमें, ठीक है। RNN और LSTM टाइम सीरीज एनालिसिस, LLMs, जिसमें जनरेटिव ए जो आज के टाइम पे फेमस जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये कौन सी स्टेज है? हमारी 8th स्टेज है। 9th स्टेज में हम पढ़ेंगे बिग डाटा एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिसमें हम SQL एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसिस के बारे में पढ़ेंगे, स्पार्क के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ, जो बिग अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम इसी की मदद से ही यूज करते हैं, ठीक है। और क्लाउड के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम AWS, GCP या एज्योर की, या तीनों में से कोई, हम अगर एक प्लेटफॉर्म को अगर हम यूज करें तो उसमें आज के टाइम पे जितनी भी जो कंपनियां हैं, MNCs वगैरह, वो कहते हैं कि भाई आपके पास तीनों में से कोई एक क्लाउड नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और डिप्लॉइंग ML मॉडल, कि अब जो आपने मॉडल बनाया है, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, उसको कैसे डिप्लॉय करना है, उसके बारे में हम 9th स्टेज में पढ़ेंगे, ठीक है। 10th जो हमारी ये स्टेज है वो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। भैया आपने प्रोजेक्ट तो बना लिया है, ठीक है, अब उसमें अगर आपको आके उसमें अपलोड वगैरह डिप्लॉय करना है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। इसमें हम डेटा सेट कहाँ से लाएंगे, तो हम केगल के थ्रू लेके आएंगे, ठीक है। इसमें हम एंड टू एंड ML डेटा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, कैसे अलग अलग यूज केसेस के डेटा सेट हम इसमें यूज करेंगे, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हुआ, हेल्थ केयर से रिलेटेड हुआ, ठीक है। और आगे आप इसमें जैसे आप जो भी नॉलेज ले रहे हैं, आप उसके थोड़ा और आगे इसमें अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो अपने काम को, तो आप इसमें ब्लॉग्स लिख सकते हो, ओपन सोर्स है ना, अपना जो काम है उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। एक अपना जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हम 10th जो हमारी स्टेज है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स की, वो हम इसमें चीजें देखेंगे। तो ये है एक रोड मैप डेटा साइंस को सीखने का, जिसमें आप बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की जो जर्नी है उसको तय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो डेटा साइंस का रोड मैप है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये जो रोड मैप है ये मैंने अपनी वेबसाइट के होम पेज पर भी डाला हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि मेरी वेबसाइट कौन सी है, तो वो है www.uprightai.in। उस पर ये रोड मैप मैंने अच्छे से पब्लिश उसमें अपलोड किया हुआ है। और आप अगर मेरी वेबसाइट को जाके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज है, डेटा साइंस के बारे में, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, स्टैटिक्स के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो आप जरूर चेकआउट करिएगा उस मेरी वेबसाइट को, ठीक है। तो आई होप आपको रोड मैप तो समझ आ गया होगा कि डेटा साइंस को सीखने का एक सही रोड मैप क्या है। अब हम बात करते हैं आगे स्ट्रेटेजी के। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, कि अगर आप डेटा साइंस में पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, या उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले एक्चुअली मैंने इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है प्रोजेक्ट्स में, दूसरा है गिटहब, थर्ड है लिंक्डइन एंड फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रोजेक्ट्स में जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आने वाली जो हमारी क्लासेस है वो पाइथन के ऊपर है, तो पाइथन के जैसे 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 हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो हम बीच बीच में प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान देंगे। तो आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं पाइथन के, डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है, ML प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। जो भी क्लासेस आएगी वो तो आप देखेंगे ही, जब भी प्रोजेक्ट आएगा मैं उसको भी लाइव करूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना आए, आपको अच्छे से समझ आ जाए, और आपकी फाउंडेशन तो मजबूत हो ही, आपके पास एक अच्छी टेक्निकल नॉलेज भी आपको मिले, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में हम ये काम करेंगे। अब जो प्रोजेक्ट हमने बना लिया अब हम उसे अपलोड कहाँ करेंगे, उसको शो कहाँ करेंगे, तो फिर हम आती है स्टेज 2 जो कि है गिटहब। गिटहब पे हम अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे, ठीक है। हम जानेंगे कि कैसे इसमें प्रोजेक्ट को कैसे गिटहब पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, जब हम जॉब और इंटरव्यूज की जब तैयारी करते हैं, तो गिटहब की जो प्रोफाइल होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम क्योंकि हमारे रिज्यूम में ये जरूर जाती है कि आप अपनी गिटहब की प्रोफाइल भी दीजिए, ताकि जो इंटरव्यूअर होता है वो गिटहब की प्रोफाइल से हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो देख सकता है कि भाई बच्चे ने इतना काम किया है, इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तो उसी के हिसाब से आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
और गिटहब से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं डेवलपर्स के साथ, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। ठीक है, अब थर्ड स्टेज जो आती है वो आती है लिंक्डइन की। जब हमें जॉब चाहिए, बेसिकली हम इसको पढ़ रहे हैं जॉब के लिए, डेटा साइंस डोमेन में काम करने के लिए, तो लिंक्डइन का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट को शो कर सकते हैं, ज़रूर करिएगा शो इसमें, ताकि लोगों को पता लगे कि आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा, ये नहीं देखना कि ये तो कुछ छोटा सा ही प्रोजेक्ट है, इसको क्या शो करना, नहीं। आप हर प्रोजेक्ट को वहाँ पे शो कीजिए और बताइए कि मैं इन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आप डेडिकेशन के साथ अगर उस पर देखेंगे तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ, ये एक जेन्युइन वो है, जेन्युइन स्टूडेंट है, या पर्सन है जो काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं इस फील्ड में काम करने के लिए, और हो सकता है कि आपके हायरिंग के चांसेस भी अच्छे बन जाए। तो शो करिए अपने प्रोजेक्ट्स को, क्वालिफिकेशन को बताइए, और यहाँ से अच्छी जॉब भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जॉब अर्न कर सकते हैं, लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं। और काफ़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे। डेटा साइंटिस्ट की ले लो आप, डेटा एनालिस्ट की ले लो आप, एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर्स की ले लो, आप उनसे कनेक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का। चलिए, आपकी टेक्निकल जो नॉलेज है या डोमेन नॉलेज है वो तो आपकी चलो यहाँ से हो जाएगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बेस पर आपका देखा जाएगा कि भाई आपको जॉब देनी है या नहीं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी तो फिर आपकी जो टेक्निकल स्किल है वो किसी काम की नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, आप साथ के साथ इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और स्टोरी टेलिंग स्किल्स पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक डेटा विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन है, आपको उसको किसी नॉन टेक पर्सन को अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे, तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। डोमेन एक्सपर्टीज के साथ कोलैब करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप जब ही कर पाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। अब ये क्या आपको जो ये 10 स्टेज जो हमने पढ़ी, रोड मैप जो डेटा साइंस का था, उसके बाद करनी है? नहीं, उसके बाद नहीं करनी। ये आपको साथ की साथ करनी है। जैसे हमारी जो क्लास है वो पाइथन के ऊपर आने वाली है, तो पाइथन में हम काफ़ी टॉपिक्स को बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक ले जाएंगे, इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। बीच बीच में हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, ठीक है। तो उन प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट कहाँ से, ये डेटा सेट पे काम करेंगे। डेटा सेट कहाँ से लाओगे आप? केगल से ले लो। केगल बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जहाँ से आप डेटा सेट लोगे, मैं बता दूँ आगे आने वाले क्लासेस में। तो आपको साथ के साथ इसमें आपको इस पर काम करना है, ठीक है। तो आपको जैसे पाइथन है तो पाइथन के प्रोजेक्ट भी आपको साथ के साथ उसमें बनाने हैं और गिटहब पे अपलोड करने हैं, साथ के साथ लिंक्डइन पर भी करने हैं, ठीक है। डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट करने हैं, एमएल के प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट करने हैं। तो सबकी चीज़ें जो है ये बाद के लिए साथ की साथ की है, ठीक है। तो अगर आप इसको, इन सब चीज़ों को 7 से 8 या 9 महीने में अगर आप डेडिकेशन के साथ डेली के 3 से 4 घंटे करते हैं तो आप इजीली इसको कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ये है मेन चीज़ कि आप डेडिकेशन के साथ आपको करना है, और इधर से मैं तो मेहनत करूँ ही आपके साथ, और आपको समझाने के लिए आपको भी डबल मेहनत करनी है अगर आपको डेटा साइंस में एक्सपर्टीज चाहिए तो आई होप आपको आज की ये क्लास यहाँ तक समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा। सबसे पहले डेटा के बारे में पढ़ा कि डेटा क्या होता है, डेटा साइंस के बारे में हमने जाना कि डेटा साइंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा साइंस क्या है, और डेटा साइंस में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है उसके बारे में आज हमने जाना। फिर उसके बाद हमने देखा कि रोड मैप क्या है डेटा साइंस को सीखने का, और उसके बाद हमने डेटा साइंस की स्ट्रेटेजी के ऊपर भी हमने बात करी। तो ये तो थी आज की हमारी क्लास, जो कि फाउंडेशन सीरीज की लास्ट क्लास थी। इससे पहले की 2 क्लास और है, जिसमें अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहे हो, जिसमें आपको टेक्निकल कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि डेटा क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, तो आपको ये फाउंडेशन सीरीज मैं आपको रिकमेंड करूँ पर्सनली कि आपको फॉलो जरूर करनी चाहिए अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो इससे पहले वाली जो 2 वीडियो है मैंने डेटा के ऊपर बात करी है, डेटा बेसिस के ऊपर बात करी है, और इस वीडियो को मिला के एक फाउंडेशन सीरीज मैंने आपकी मजबूत कर दी है। एक इंट्रोडक्शन दे दी है कि भाई डेटा क्या होता है, डेटा साइंस क्या होती है, डेटा साइंस को सीखने का सही रोड मैप क्या होता है। अब आने वाली क्लास में हम बात करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन की, जो कि हमारी जो स्टेज प्रोग्रामिंग की थी, अब हम उससे स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ हम स्टैटिक्स और मैथ्स को भी पढ़ेंगे। तो आने वाली जो क्लासेस है काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर कि आप फाउंडेशनल सीरीज की क्लासेस को जरूर देखें।
तो उम्मीद है आपको आज की क्लास फिर पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो स्टूडेंट डेटा साइंस सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक बाय।